प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम कर रहे थे विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया में हमने देखा था कि कॉपर जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है और जिंक से कम अभिक्रियाशील है आयरन। आयरन से कम अभिक्रियाशील है कॉपर। तो इसीलिए बीकर ए और बी में तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती हैं, जबकि सी डी ई में प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि इसमें जो लवण विलयन है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु का है और जो मुक्त अवस्था में जो धातु है वो क्या है, कम अभिक्रियाशील है। ठीक है, आगे हम देख रहे थे तो इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित करता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता। याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अब आप समझ गए हैं कि बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका जो क्रम होगा क्या होगा, जिंक सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, आयरन उससे कम है और कॉपर सबसे कम है। उसके पश्चात अगला टॉपिक है धातुओं और अधातुओं का उपयोग। देखो बेटा, बड़ी ही साधारण सी बात है, धातुएं कठोर होती हैं और मजबूत होती हैं, प्रबल होती हैं, इसलिए उनका प्रयोग मशीनें बनाने में, मोटर गाड़ियाँ बनाने में, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक साजो सामान, औद्योगिक यानी कि उद्योगों के अंदर जो मशीनें वगैरह होती हैं ना बेटा, उन सामान को बनाने में किया जाता है। ठीक है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी कि वो गर्मी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से ले जाती हैं। इसीलिए खाना बनाने के जो बर्तन हैं उनका, खाना बनाने के बर्तन हैं, जल बॉयलर हैं, वाटर बॉयलर्स होते हैं जहाँ पानी उबाला जाता है, उनमें इस धातुओं का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। उसके पश्चात जो धातु होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, इसीलिए उनका प्रयोग विद्युत तारें बनाने में किया जाता है। तो और आप देखिए, धातुओं का प्रयोग आभूषण बनाने में होता है, हम गहने पहनते हैं, है ना। और देखिए बेटा, धातुओं का प्रयोग हम देखते हैं कि विभिन्न धातुएं, जैसे कि सोडियम है हमारे नमक में है, ठीक है ना। तो बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जो हमारे लिए, कैल्शियम हमारे दांतों के लिए ज़रूरी है, आयरन हमारे रक्त के लिए ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी है। तो यानी कि बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्वों का कार्य भी करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, लोहे का प्रयोग, जैसे कि आप देख लीजिए, लोहे का प्रयोग जैसे कि हमारा जो सामान है, दरवाजे, खिड़कियाँ होती हैं, बनाने में किया जाता है। और देखिए बेटा, धातुओं का प्रयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है, जैसे कि हमारे बर्तन हैं स्टील के। इसी प्रकार एल्यूमिनियम की पन्नी जो है उसका प्रयोग खाना लपेटने में किया जाता है, खाद्य सामग्री लपेटने में। तो इस प्रकार से आप इनके अपने अनुभव से और अपने ज्ञान से धातुओं के प्रयोग लिख सकते हैं। अगला है अधातुओं के प्रयोग। अधातुओं के प्रयोग यहाँ पर दिए नहीं है, हमने खुद अनुमान लगाना है। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सभी जीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, वो कौन सी है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर अधातु की जगह क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, जो हमारे जीवन के लिए यह भी एक अधातु है। उसके बाद दूसरी अधातु की बात कर रहा है, जो उर्वरक में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है, तो वो कौन है, वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन नामक धातु का प्रयोग पौधों की वृद्धि के लिए उर्वरक के रूप में किया जाता है। उसके बाद आगे है अधातु, जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है, जल को शुद्ध करने। 7वीं क्लास में याद करो, लास्ट क्लास में हमने किया था कि क्लोरीन और ओजोन का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। तो यहाँ पर जो जल है, जल को शुद्ध करने में उपयोग होता है अधातु, वो कौन है, क्लोरीन है। ठीक है, ओजोन भी एक अधातु ही है, ऑक्सीजन से बनी है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है। मैं ज़्यादा यहाँ पर आपको पहले नहीं बुझाऊंगी, आपने कभी याद हो तो बीटाडिन लगाते हैं। बीटाडिन को बड़े ध्यान से पढ़ना, उसके ऊपर जो लिखा होता है उसके ऊपर आयोडीन लिखा होता है, आयोडीन। वो आयोडीन क्या है बेटा, एक अधातु है। ठीक है, तो अधातु का प्रयोग एंटीबायोटिक विलयन के रूप में घाव पर लगाने में किया जाता है। उसके बाद आगे है पटाखों के रूप में एक धातु, पटाखों में प्रयोग होने वाली धातु अधातु है, उसका नाम क्या है, वो है बेटे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अधातु का जो प्रयोग है वो
फास्फोरस का और सल्फर का प्रयोग जो है वो होता है पटाखों में विस्फोट करने के लिए। ठीक है, तो ये धातु और अधातुओं कुछ उपयोग थे। आगे देखिए, ये पहेली जानना चाहती है। मैंने सुना है कि पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, यह उनमें किस रूप में पाया जाता है? तो बेटा मैग्नीशियम जो है ना वो मिट्टी में होता है आयनों के रूप में, और जो पौधों की जड़ें होती हैं उनको सोखती हैं, ठीक है ना, सोखती हैं और अंदर की ओर लेती हैं अपने पौधे की जड़ों के द्वारा वह शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद बुझो क्या है कि डॉक्टर ने मेरे शरीर में आयरन की कमी बताई है, यानी कि मेरे अंदर आयरन की कमी है। तो आयरन यानी कि लोहा मेरे शरीर के अंदर कहाँ है? तो आपको याद है ना, हमने 6th क्लास में किया था कि आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, यानी कि आयरन क्या होता है, हमारे शरीर रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, कल्पना चावला कॉम्पिटिशन वगैरह में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। आगे है, आपने कक्षा 7 में सीखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके, गर्म करके अथवा विद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह तत्व कहलाता है। तत्व क्या होता है बेटा? पदार्थ का सबसे सूक्ष्म रूप होता है तत्व। सल्फर एक तत्व है, आयरन तत्व है, कार्बन तत्व है, ठीक है ना। तो तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो परमाणु क्या होता है बेटा? तत्व का सूक्ष्मतम रूप है जिसको और छोटा नहीं कर सकते। तो परमाणु है वह तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। अप्रभावित यानी कि यदि हम भौतिक परिवर्तन कर दें, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आ गया, ठोस से गैस अवस्था में ऐसे आ गया ना, मतलब तो क्या रहेंगे? परमाणु अप्रभावित रहेंगे। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। पदार्थ यानी कि बहुत सारे हैं, पदार्थ तो असंख्य हैं, लेकिन इनको बनाने वाले जो तत्व हैं वो सीमित ही हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, 20 से कम अधातु हैं, कुछ उपधातु हैं जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। इसी के साथ थैंक यू।